उत्तम सिंह नाम है मेरा। आज हम पहुंचे हैं कला कुंभ में और हम आज बात करने जा रहे हैं सौरभ पांडे जी से, जो निदेशक हैं इंडिया थिंक काउंसिल के। इन्हीं से जानते हैं क्या है इंडिया थिंक काउंसिल, क्या है इनका प्रयोजन। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे, इंडिया थिंक काउंसिल क्या है और कला कुंभ यहाँ कुंभ में क्या कर रहा है। नमस्कार। इंडिया थिंक काउंसिल एक थिंक टैंक है। जी। आज से 13 वर्ष पहले दिल्ली में कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर के इस थिंक टैंक की स्थापना हुई थी। इंडिया थिंक काउंसिल आज भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक में गिना जाता है और इस कला कुंभ के पांडाल में संस्कृति विभाग और जो उत्तर प्रदेश पर्यटन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें बहुत सारे एग्जीबिशन और अध्ययन के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को प्रदर्शनी के तौर पे लगाई गई हैं। इंडिया थिंक काउंसिल नॉलेज पार्टनर के रूप में नियमित रूप से कला कुंभ में संवाद, साक्षात्कार और ऐसे अलग अलग शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे कर रहा है। इस निमित्त हमारा यहाँ आना हुआ है। पूरे देश भर में कुंभ प्रारंभ होने के पहले हम लगभग 25 राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कुंभ कॉन्क्लेव करके आए। जी। उसके पश्चात हमने MNIT में तीसरा कुंभ कॉन्क्लेव किया, जो पहले कुंभ कॉन्क्लेव की शुरुआत 2019 में हुई थी। कुंभ कॉन्क्लेव करने का जो निमित्त था कि देश भर में हम लोगों के जनमानस को जाने कि वो कुंभ के बारे में जानते क्या है, जी। क्या सोचते हैं कुंभ को लेकर के। क्या कुंभ को सिर्फ स्नान तक सोचते हैं या कुंभ के आध्यात्मिक और उसके वैदिक पक्ष के बारे में उनके अंदर कितनी जानकारी है, या देश भर में कुंभ को लेकर के क्या उत्सुकता है, या सरकार कुंभ या महाकुंभ जो 140 साल बाद आया है, जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, समाज और देश के अन्य राज्यों के लोग इस होने वाले कुंभ में या जो हमारे आपके बीच घटित हो रहा है, जो आज की शाम मौनी अमावस्या होने वाली है, जी। जिसमें स्नान करने के लिए पूरी दुनिया का भीड़ आकर के यहाँ जमा हो गया है, वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल। अलग अलग राज्यों में हम गए, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ हमने डायलॉग किया। वहाँ के जितने भी विद्वज्जन हो सकते हैं उनके साथ हमने संपर्क किया, उनको डायलॉग में बैठाया और उसकी एक कंपेंडियम रिपोर्ट हमने यूपी टूरिज्म और कल्चर को सौंपी। उद्देश्य और निमित्त यही था, हमारे धार्मिक आयोजन, हमारे तीर्थ स्थान और जो इंडिया थिंक काउंसिल अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर के कल्चरल इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स पे डायलॉग करती है। हमारी कल्चरल इकोनॉमी, हमारी टेम्पल इकोनॉमी, हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है और आज के समाज में इन विषयों को लेकर के क्या जागरूकता है, कितनी जानकारी है, उन सब के बीच एक संवाद स्थापित करने के लिए ये प्रयोजन हम सबका चल रहा है। जी। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग जगह जा कर के जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। मुख्य स्नान में जो जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं, अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं, कैसे डुबकी लगा रहे हैं। अलग अलग पांडाल बने हुए हैं, बड़े बड़े महंतों के बड़े बड़े भव्य पांडाल बने हुए हैं। कुंभ में दिन प्रतिदिन जिन जिन हस्तियों के नाम हम सुना करते हैं वो आकर के डुबकी लगा रहे हैं, जा रहे हैं। ये सब एक न्यूज भी बनी हुई है। जी। अलग अलग महात्माओं और बाबाओं के पंडाल में तरह तरह के भांति भांति के साधु संत आए हुए हैं, जिनकी न्यूज़ सकारात्मक भी नकारात्मक भी कहीं ना कहीं माध्यम से, रील्स के माध्यम से या जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक नए टर्म्स आए हुए हैं, उनके माध्यम से समाज में हर जगह जा भी रही है। लोगों के बीच स्नान करने का, मुख्य स्नान में पहुंच जाने के लिए एक उत्कंठा भी है और स्वाभाविक तौर पे हम सब चाहते हैं कि मुख्य स्नान में हमारी भी डुबकी लग जाए। जी। कुंभ कॉन्क्लेव को करना या कुंभ के दौरान इस शैक्षणिक और वैचारिक आयोजन करने का जो निमित्त है वो यह भी है, क्या समाज के बीच सिर्फ स्नान करने तक का कुंभ है जी। या कुंभ इसके आगे या पीछे भी कुछ है। इसको जानने, इसको समझने और इस समझ के बीच लोगों के बीच भी एक पूरा एक संवाद स्थापित करने, खासकर उस जनरेशन के बीच जिनसे आप आते हैं, जिनसे हम आते हैं, या जो और छोटी जनरेशन है जिनको कई नामों से जेन जेड या कुछ और भी कुछ बुलाते हैं, अल्फ़ा बीटा, जो भी बहुत सारे नाम इजाद हुए हैं, उनके बीच इस कुंभ को जो होकर के ख़त्म हो जाएगा और इस 144 साल के बाद में हमारी आपकी तीसरी, चौथी, पाँचवीं पीढ़ी, अब न जाने कौन सी पीढ़ी पुनः इस कुंभ को पुनः देख पाएगी या वो अपनी हाजिरी लगा पाएगी,
इन सब को मन में रख करके इंडिया थिंक काउंसिल ने तय किया कि हम संवाद स्थापित करते हैं, लोगों के संस्मरण सुनते हैं, लोगों की नई अनुभूति जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसने पहले के कुंभ के आयोजन देखे होंगे वो इस समय के महाकुंभ के आयोजन में अंतर और अनुभूति को बता पाएगा। बिल्कुल। सरकार ने अनुभूति सेंटर भी बनाए हुए हैं, एआई के माध्यम से डिजिटल का पूरा उपयोग किया जा रहा है। जहां पूरे समूचे कुंभ में 10 करोड़ लोग मुश्किल से होते थे, वहां एक एक दिन के स्नान में 8-8, 5-5 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था, इन सब को लेकर के जो तमाम विषय हैं जिसको अध्ययन करने के लिए देश और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और उसके शोधार्थी आकर के यहाँ पढ़ते भी हैं। वो एक अलग विषय है कि प्रबंधन कैसे होता है, उसकी पुलिसिंग कैसे होती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है। उन सब के इतर कुंभ क्यों है, यहाँ आना क्यों है, नहाने आना है, किसी को सुनने आना है, सुन करके क्या ले करके जाना है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम सब यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। जैसे आपसे संवाद कर रहे हैं, ऐसे दिन प्रतिदिन आने वाले अन्य मूर्धन्य विद्वानों से हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग सत्रों में बातें कर रहे हैं। इन बातों के बाद जब ये सारी चीज़ें कंपाइल होती हैं, पब्लिक के लिए, समाज के लिए, शोधार्थियों के लिए फ्री में ये सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं, जो आपके भी चैनल पे रहेंगे, हमारे भी चैनल पे रहेंगे, सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी ये स्वतः सहज उपलब्ध रहेंगे। जी। अभी तक सर कला कुंभ जो है किस प्रकार से कैसे कैसे कार्यक्रम आयोजन करवाया, या मतलब मौनी अमावस्या के बाद कैसे कार्यक्रम आयोजन देखिए, करवाने जा कला रहा है? कुंभ तो एक पांडाल है। जी। कला कुंभ संस्कृत विभाग का एक एक प्रयास है, जी। जिसका नाम कला कुंभ रखा गया। बगल में कलाग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म का, सामने उत्तर प्रदेश पर्यटन के भी पांडाल बने हुए हैं। इन पांडालों का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है जी। वो लोगों तक पहुंचे, जनमानस तक वो बात जाए। डिजिटल गैलरी के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से ये जाए। जी। लेकिन इंडिया थिंक काउंसिल बीइंग ए थिंक टैंक, अगर हम भारत का अग्रणी थिंक टैंक खुद को बोलते हैं, जी। तो बोलने के बाद गंभीरता हमारे अंदर आ जाती है कि ये बोल जो हम रहे हैं कि अग्रणी थिंक टैंक है, तो करते क्या है? जी। हम थिंक टैंक हैं तो क्या सोचते हैं? जी सर, बिल्कुल। तो कुंभ को लेकर के हमारी एक सोच ये है, जी। जो मैंने शायद यत्र तो कहीं और चर्चा भी किया होगा, जी सर। कि यहाँ पर आने वाले यंगस्टर्स जो रील्स बनाने में बिजी हैं, जिनको कुंभ में किसी भी प्रकार से ऐसे किसी फुटेज की तलाश है जो इनके रील्स को प्रमोशन दे दे, जो उनके कंटेंट को प्रमोशन दे दे, कंटेंट कैसा भी हो। कई तरीके के बाबा, कई तरीके के सन्यासी, बहुत तरीके के आयाम लेकर के आए हुए हैं, और उनसे कुछ भी उगलवाने या कुछ भी निकलवाने के उद्देश्य से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर इस पूरे कुंभ में दौड़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है, क्या कुंभ इन्हीं चीज़ों के लिए है? अगर 144 साल बाद अगर कुंभ आया है, क्या इनमें ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि हमारे समाज के वो सारे युवा जो रील्स में, हम आप सभी रील्स बहुत देर रात तक देखते हैं, लेकिन देखते क्या हैं? चाहे वो एल्गोरिदम के माध्यम से हो, एआई के माध्यम से हो, जो सॉफ्ट पोर्न परोसा जा रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या और भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इसका एक्सेस जो हमारे बच्चों का है, और ये एक जो पेरेंटिंग का एक नया चैलेंज खड़ा कर चुका है, क्या इस पे कहीं इस कुंभ में चर्चा हो रही है? क्या वो सारे पांडाल जहाँ पे सारे विद्वान लोग आए हुए हैं, या वो सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, क्या इस कंटेंट की तलाश में भी हैं कि इस कुंभ में जिसकी शुरुआत वैचारिक संवाद करने के लिए हुई थी? ये जो स्नान का विषय है, ये आत्म स्नान का है। ये जो कुंभ है, ये हमारे शरीर के अंदर के कुंभ को जानने का विषय है। ये जो अमृत पान है, ये खुद को पहचानने का है। जब हमारे अंदर खुद की पहचान आ जाती है, हम जिस निमित्त पैदा हुए हैं, जिस जीवन मूल्य की तलाश में हम लोग भाग रहे हैं, अगर वो तलाश हमारे अंदर हो जा रही है, तो यही तो कुंभ है। बिल्कुल। लेकिन कुंभ को किसी तिथि में स्नान करने तक सीमित, या शाही स्नान, या और भी अन्य अन्य नामों से, जिस नामों से जाना जा रहा है, क्या कुंभ महज इतना भर है? जी। ये क्वेश्चन आपके लिए भी है, ये प्रश्न मेरे लिए भी है, ये उन आने वाले सभी दर्शनार्थियों, सभी लाभार्थियों या सभी तीर्थयात्रियों के लिए है कि कुंभ आ क्यों रहे हैं? इतनी दूर से इतना खर्च करके कुंभ क्यों आ रहे हैं? क्या सिर्फ नहा करके जा करके वापस फिर वही शुरू कर देंगे जो वो करते आ रहे हैं? जी। या यहाँ नहाने के बाद में ऐसा कुछ संदेश लेकर के जाएंगे जो वो नहीं करेंगे? आखिर क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल। मेरा जो प्रश्न है, जो विद्वत समाज से भी है, जो सन्यासियों से भी है, यहाँ के अखाड़ों के पूज्य आचार्य महामंडलेश्वरों से भी है, कि हमारा समाज, हमारे परिवार जो विकृत हो रहे हैं,
परिवार जो टूट रहा है, जी क्या उस टूटते हुए परिवार, अगर हिंदू समाज की बात हो रही है तो क्या हिंदू समाज में भी जितने भी वर्ण व्यवस्थाएं हैं जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट हैं, क्या उसको बचाने के लिए यहाँ कहीं किसी मंच पे कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? जी और अगर नहीं हो रही है तो कुंभ है क्यों फिर? जी इससे बड़ा कोई चर्चा का, संवाद का कोई मंच हो सकता है पूरी दुनिया में, बिल्कुल जहां बिन बुनाए सारे परिवार, सभी वर्ग के लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, जहां कोई रंग भेद नहीं, जहां कोई जाति भेद नहीं, जहां कोई रोग भेद नहीं, हर तरीके का रोगी, हर तरीके का निरोगी एक साथ एक घाट पर नहान जी स्नान कर रहा है। वहां तो जातिवाद नहीं है। क्या इस संदेश को, जो जिसकी चर्चा हर मंचों पे, हर वैश्विक मंचों पर होती है कि वैश्विक शांति कैसे आए, इक्वालिटी कैसे हो, तो इससे बड़ा और मंच क्या हो सकता है इक्वालिटी को और वैश्विक शांति को जानने के लिए? यहाँ शांति की खोज में ही तो आप आ रहे हैं। तो क्या यहाँ स्नान करने के बाद आपके मन में शांति आ जा रही है? या जिस परिवार की अशांति से आप यहाँ स्नान करने आए हैं, जाने के बाद क्या वो शांति आ पाएगी? या जिस इक्वालिटी या रैशनैलिटी की बात हो रही है, दुनिया भर के सारे बड़े मंचों पर बड़े बड़े शब्दों में बात होती है, वो इक्वालिटी जो यहाँ घाटों पे दिख रही है, वो इक्वालिटी जो यहाँ आने वाले सभी मार्गों पे सभी तरीके के तीर्थयात्रियों में एक रूपता में दिख रही है, क्या इसकी कहीं चर्चा हो रही है? ये एग्जाम्पल जो कुंभ परोस रहा है, चर्चा क्या हो रही है? कुंभ में भीड़ कितनी आई, जी कितने करोड़ आए, ऐसे पुलिस मैनेज की, बैरिकेडिंग कहाँ लगी है, वीआईपी आए गए, इन्हीं सब की चर्चा हो रही है। मेरा मानना है परिवार टूट रहे हैं, हमारे सामाजिक बंधन बिखर रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, पिता पुत्र के संबंध हो, घर में किसी भी तरीके के पत्नी और पति के संबंध हो, या घर में वो जो बच्चियां जो किसी न किसी माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं इलोप हो रही हैं, या बरगलाई जा रही हैं, बहकाई जा रही हैं, या वो सॉफ्ट पोर्न का कंटेंट जो घर घर परोस रहा है, बच्चे ट्यूशन के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से जिन कंटेंट तक अपनी एक्सेस पा चुके हैं, क्या उस पर कोई चर्चा हो रही है? इन सारे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए हम यहाँ पर आकर के एक वैचारिक थिंक टैंक होने के नाते, कुंभ जो ये कला कुंभ का पांडाल है, जो जिसकी जिम्मेदारी इंडिया थिंक को सौंपी गई है कि हम नियमित तौर पे यहाँ पे संवाद करें। जी हमारा कार्य है कि इन सारे ज्वलंत विषयों पर चर्चा करके हम समाज के बीच इसको विचार के लिए रखें, ताकि लोग इस पर चिंतन करें और कुंभ के शाब्दिक अर्थ को, स्नान को सही अर्थों में वो पहुंचाने की, यहाँ जो डुबकी लगाने आ रहे हैं, यहाँ हम उस वैचारिक और आत्ममंथन की डुबकी लगा रहे हैं, ताकि लौट करके जाएं, ताकि समाज सुधार में अपना कोई योगदान दे सके। जी स्नान, शाही स्नान की बात कर रहे थे। शाही स्नान को इंडिया थिंक काउंसिल, अगर शाही स्नान को जैसे आप बता रहे हैं सर कि शाही स्नान से कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, हम यहाँ से नहीं, लौट मेरा जी कहना ये है जी कि ठीक है, जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोक मान्यताएं हैं, जो परंपरा है, उसका निर्वहन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल हमारे अखाड़ों का, हमारे संतों का, हमारे संतों के जितने आश्रम, उनका उपयोग तो है ही है। जी उन्होंने ही समाज को जीवंत करके रखा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी मुगल आक्रांता आए, तो आज भी जो भी संस्कृत साहित्य या कोई भी साहित्य या कोई भी पुराण जो भी हम तक आ रहा है, ये उस समय के मनीषियों ने स्मरण करके रखा और अपने शिष्यों को उन्होंने ट्रांसफ़र किया, तभी तो आज तक हम तक अवेलेबल है। तो आज जब समय, उस जमाने में इन अखाड़ों ने, इन आश्रमों ने, इन गुरुओं ने, इन ऋषियों ने उस ज्ञान को, उस परंपरा को सहेज करके आज की जनरेशन को यथावत बनाए रखा, तो आज उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल आज की चर्चा सिर्फ स्नान तक क्यों सीमित हो रही है? जी शाही स्नान हो, विशेष स्नान हो, कैसा भी स्नान हो, व्यवस्थाओं की लोग बात कर रहे हैं। मेरे पास दिन भर में इतने कॉल्स आते हैं, वीआईपी घाट, वीआईपी स्नान, वीआईपी पास, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए हो, अयोध्या राम मंदिर के लिए हो, या यहाँ के लिए हो, स्विस कॉटेज की तलाश है। सबको प्लेन से आना है, सबको लग्जरी ढूंढना है, सबको एसयूवी कार चाहिए, सबको फ्री स्विस कॉटेज भी चाहिए, पैसे देने वाले लोग भी आ रहे हैं। तो आप आ क्यों रहे हैं? जी आप किसी अच्छे सी स्पॉट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको अच्छे आपको डुप्लेक्स कॉटेज भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, जाके आराम से वहाँ पे दिन बिताइए। यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? आखिर कल्पवास का, आखिर स्नान का, कुंभ का प्रयोजन क्या है? लोगों के मन में ये बात अभी तक पहुंची नहीं है। जी बात ये पहुंची है कि कुंभ में फला दिन में अमृत गिर रहा है, उसको स्नान करने से, अमृत पाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और लौट के जाके फिर वही करने लग जाएंगे। जी तो क्या सिर्फ इस महज इतने भर के उद्देश्य से आप चले आ रहे हैं? तो इसलिए आ रहे हैं, तो कुंभ का इतना बड़ा जो आयोजन, इतनी बड़ी सजावट, इतनी बड़ी तैयारी जो की गई, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। जी अगर हमारा समाज ही हमारा नियंत्रित नहीं है, समाज को नया मार्गदर्शन नहीं मिला। आखिर जब हर्षवर्धन सम्राट और हमारे पूज्य शंकराचार्य जब यहाँ पर आकर के शास्त्रार्थ करते थे,
वो परंपरा अगर हम उसको जीवंत नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे, जिसके लिए कुंभ कॉन्क्लेव का इजाद किया हमने, कुंभ की उस संवाद की परंपरा को अक्षुण्ण रखने और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुंभ कॉन्क्लेव किया हमने और लगातार करते आ रहे हैं। अगर इसको होने के बावजूद उस परंपरा का निर्वहन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ व्यवस्थाओं की और आधुनिक सुविधाओं की बात हो रही है, तो कुंभ को तो हमने खो दिया। जी फिर एक रिकॉर्ड बन जाएगा, जैसे दिया जलाने का रिकॉर्ड अयोध्या में बनता है, जी जैसे कॉरिडोर बनाने का बातें दुनिया भर में होती हैं। तो ये कोई यहाँ पे कॉरिडोर बन गया, यहाँ पे हनुमान मंदिर के आसपास व्यवस्थाएं और फैल गई, कुंभ का दायरा बढ़ा दिया गया, टेंट के बहुत सारे दायरे बढ़ गए, जी या बहुत बड़े बड़े पंडाल सुंदर बन गए, या भोजन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई, तो आखिर इसके आगे कुंभ क्या है? क्या उसको जानने के लिए समाज आ रहा है, या वो विद्वत समाज या वो सन्यासी या ऋषि जो उस परंपरा के ही संवाहक बनकर के यहाँ आए हुए हैं, या तो वो गुमनामी में बैठे हुए हैं, जी अपने ध्यान में लग्न हैं, या अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो क्या वो संवेदनशीलता उनकी बातों में है? यदि नहीं है तो हम कुंभ आ क्यों रहे हैं? मेरा एक ही प्रश्न है कि आज के डेट में जो सबसे ज्वलंत विषय है, हमारे परिवार में हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे सब विकृत होते जा रहे जी हैं। क्या इसकी कोई चर्चा है? चर्चा नहीं है तो होनी चाहिए। समाज के वो जितने भी बंधन हो सकते हैं, जिसके कारण से समाज के लोग या तो नागा बन गए, या सन्यासी बन गए, या साधु बन गए, या उन्होंने आत्महत्या कर ली किसी भी परेशानी को देख करके, क्या उसके निवारण की कोई चर्चा हो रही है? जी या स्वच्छता को सिर्फ सारे चौराहे साफ कर दिए जाएंगे, कूड़े कचरे नहीं होंगे? क्या स्वच्छता ये, क्या मन की स्वच्छता की बात हो रही है? नहीं। मेरा ये कहना है, कुंभ का जो निमित्त है, जिस कारण से कुंभ के मेले आयोजित होते हैं, उसको स्नान तक न सीमित किया जाए। लोग अपना आत्मावलोकन करें। जिस निमित्त यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ स्नान करने तक इसको सीमित ना करें। यहाँ से ये सोच लेकर के जाएं कि यहाँ से वापस जाना, जैसे उस जमाने में सम्राट हर्षवर्धन सारा कुछ दान करके जाते थे, सारे राजा यहाँ दान करके जाते थे, लौट करके यहाँ के ऋषि मुनियों से जो कुछ मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता था, उसको जा करके अपने राजपाट में इम्प्लीमेंट करते थे। गवर्नेंस की जो बात है, वो यहाँ सीखते थे, मार्गदर्शन लेते थे, जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करते थे, और फिर वो राजपाट चलाते थे। फिर अगली बार वो माघ मेले या कुंभ मेले में आया करते थे, क्योंकि कुंभ के बाद तो माघ मेला हर साल लगता है यहाँ जी पर। फिर माघ मेले में आते थे, फिर वो उनको दिशा निर्देशन जो चाहिए होता था, जो राजपाट में समस्याएं आती थी, उसको पूछते थे, फिर जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करते थे। ऐसे ही समाज का हर वो वर्ग जो आ रहा है, हम आप या कोई भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आए, कल्पवास का जो औचित्य है, कल्पवास का मतलब उन टेक्निकल शब्दों में जाने की बजाय बहुत आसान शब्दों में जी आप यहाँ पर आए, अपना मानसिक शोधन करें। हमारा देश बचे कैसे? अब देश बचाने के लिए बहुत सारे आयाम है, सरकारें अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका अपना क्या योगदान हो रहा है? क्या इसकी कोई चर्चा हो रही है? तो इंडिया थिंक काउंसिल इन्हीं सारी चर्चाओं के संकलन और आपस में संवाद स्थापित करने के लिए कुंभ, महाकुंभ में भी है, कला कुंभ में भी है। जी आप देख ही रहे हैं, रोज हमारे संवाद यहाँ हो रहे हैं। बिल्कुल। अब तक कला कुंभ में जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हमने जाना, उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, ये तो खैर और वक्ताएं हैं, जी ऐसे जी ऐसे बहुत सारे वक्ता हैं जो अभी आगे भी आयोजनों में आएंगे। जी बात तो उप मुख्यमंत्री जी या किसी और मंत्री की नहीं है, जी बात ये है हमने चर्चा क्या की, वही उस चीज़। चर्चा के उपरांत हमने समाज को दिया क्या, जी या हमने स्वयं में चर्चा करने का, अच्छे शब्दों में मैं भी बात कर सकता हूँ, इस चर्चा के दौरान मैंने क्या सीखा, बिल्कुल। या इस कुंभ में रहने के दौरान क्या सिर्फ मैं संवाद करके लौट जा रहा हूँ, या मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ संवाद करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं भी अपने आप में आत्मावलोकन कर रहा हूँ कि मैं इस कुंभ से क्या लेकर के जाऊँगा, जो मुझे आगे के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमारे कौन सी जनरेशन यहाँ फिर से कुंभ करने आएगी, ना आपको पता ना मुझे पता। अगर ये अवसर हमें आपको मिला हुआ है, तो समाज के प्रति, घर के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने आने वाली जनरेशन के प्रति हम क्या योगदान, क्या छोड़कर जा सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करने के लिए मैं खुद यहाँ बैठा हूँ। जी। सर, हम इलाहाबाद में हैं, यानी कि प्रयागराज में। यहाँ पे युवाओं का एक तबका रहता है। हम भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। युवाओं के लिए एक विशेष बात होती है रोजगार। इंडिया थिंक काउंसिल जो है, रोजगार के बारे में और युवाओं के बारे में क्या सोचती है सर? जी, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, सही जी बात है। तो आप भी बेरोजगार नहीं है, हम भी बेरोजगार नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भी सोचा है कि रोजगार नहीं करेंगे, किसी की नौकरी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं हमने भी ये सोचा था कि हम भी नौकरी नहीं करेंगे। तो उस तबके की बात, जिस तबके की बात आपने छेड़ी है, जी जो इलाहाबाद में कहीं रहता है, मेरा उनसे इतना ही कहना है कि अपने पे काम करें बस। जैसे आप यहाँ पे इंटरव्यूज ले रहे हैं, जी
रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, आप भी कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं। जी कंटेंट जब प्रभावी हो जाता है, जब इफ़ेक्टिव हो जाता है, तो आप भी चलने लग जाते हैं, कंटेंट भी चलने लग जाता है। जब तक कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है या कंटेंट में कोई स्पाइस नहीं है तो कंटेंट चलता नहीं है। तो अगर आपने डिग्रियां बहुत ले ली, क्योंकि इलाहाबाद में जिस तबके की आप बात करें वो डिग्रियां बटोरता है। जी डिग्री नहीं बटोर रहा है तो वनडे एग्जाम्स दे रहा है, जी वनडे एग्जाम नहीं दे रहा है तो वो सिविल की तैयारी कर रहा है, सिविल की तैयारी नहीं कर रहा है तो किसी ऐसे सब्जेक्ट में उसने बैचलर या पीजी कर लिया है जिसके लिए वो उसको पता ही नहीं है कि नौकरी करने जाएगा कहाँ। जी उसने डिग्री तो ले ली, अब उसके बाद सोच रहा है वो अब जाएगा कहाँ। जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई वकालत कर ले रहा है कचहरी के लिए, जी फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लोगों से नौकरियां मांग रहा है, और फिर जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सरकार को दोष दे रहा है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो क्या सरकार की जब आप पैदा हुए थे तो क्या ये सोच के पैदा हुए थे कि सरकार जब वैकेंसी निकालेगी तो हम पैदा होंगे और जा करके नौकरी कर लेंगे और इस फलाने डिपार्टमेंट में हमारी नियुक्ति हो जाए? क्या ये सोच करके माँ बाप पैदा कर रहे थे? क्या जनसंख्या जो जिस तरीके से बढ़ रही है या जिस तरीके से लोग पैदा हो रहे हैं, क्या रोजगार उस तरीके से क्रिएट हो सकता है? कोई भी सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती। सरकार रोजगार दे दे ये एक अलग विषय, जी सरकारी संस्थाओं में आपको रोजगार मिल जाए आपके हुनर के चलते या किसी और कारण से चलते, ये आपका अपना एक ये अलग विषय। जी लेकिन आप सरकार से रोजगार पाने के लिए डिग्री पा रहे हैं, ये फिर चिंता का विषय है। जी उस देश में जहाँ करने को इतनी कुछ चीजें हैं, इस महाकुंभ में कितने काम हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे कर रहे हैं। चाय बनाने से लेकर के सफाई का काम, लोगों को सुलाने का काम, गाड़ियों से छोड़ने का काम, स्कूटर बाइक मोटर बाइक, दुनिया भर के काम इस कुंभ में फैले हुए हैं। जी इतने काम इस कुंभ में खुद लोगों को रोजगार देने के लिए हैं कि अगर सिर्फ 2 महीने आदमी यहाँ काम कर ले तो अगले 2 साल तक का रेवेन्यू पैदा कर सकता है। अगर सरकार ने 7600 करोड़ रुपए, जो भी फिगर है आगे पीछे जो भी हो सकता है, उसको खर्च करके 3 लाख करोड़ कमाने का जो टारगेट रखा है या जो हो जाएगा टैक्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से, क्योंकि सरकार के पास आमदनी के स्रोत ज़्यादातर टैक्स हैं, तो बाकी स्रोत क्या हो रहे हैं? बाकी तो कैश और इकोनॉमी घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर इकोनॉमी है, वो लोगों के हमारे आपके माध्यम से ही घूम रही है। तो क्या उसमें कमाने के इतने सारे स्रोत, क्या इस ये युवा तबका जो यहाँ बैठा है क्या वो सोच नहीं सका या पूर्वानुमान कर नहीं सका? हाँ, एक बात हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं थे, लेकिन वो काम वो चुन सकते हैं जो उस काम के लिए वो सक्षम है। जी वो गाइड बन सकते थे बहुतों के। यहाँ पे इतने तमाम लोग आ रहे हैं जिनको सही रास्ता नहीं पता। अगर समय रहते सरकार ने सारी सूचना दी थी, अगर उनमें बच्चों में ये चेतना आ गई होती तो वो अच्छे गाइड बन सकते थे। इस पांडाल में भी न जाने कितने विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ पे गाइड बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी मन से काम नहीं कर रहे हैं। वो अलग विषय। जी जहाँ तक रोजगार का विषय और जहाँ तक इंडिया थिंक काउंसिल का रोजगार को लेकर सोचने का विषय है, बहुत स्पष्ट मत है। खुद पे काम कीजिए। हमारी पढ़ाई अगर हमने सिर्फ बैचलर ही की है तो इस तरीके की पढ़ाई हो कि जितना हमने बैचलरशिप तक में पढ़ा हुआ है वो इतना हो कि समाज में कहीं बैठ करके आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। जी वो अकेला आपको जीवन चलाने का बहुत कुछ दे के चला जाएगा। हम आप जितना कुछ पढ़ते हैं, जितना कुछ सीखते हैं, अगर उसका 10-20% भी रिटेन करके उसको अपने कामों में अगर उपयोग कर लें तो आर्थिक उपार्जन के लिए उतना पर्याप्त है। जी एक आदमी को कमाने के लिए या घर चलाने के लिए कितना खर्चा होता है? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा रहना। जी अगर अच्छा कपड़ा, खाना, रहने के लिए आप जरा अपना महीने भर का जोड़िए, आपको कितने खर्चे आते हैं। ज़्यादातर पैसों की भूख जो मच रही है वो लग्जरी के लिए जी और दिखावने के लिए। मेरे पास हर दिन एक नया ब्रांड का कपड़ा होगा और आप उसमें ब्रांड दिखाते किसका है? वो ब्रांड जो अपना लोगो लगाता है उसको आप महंगे दाम में खरीद करके लाते हैं और वहाँ पे एक चपरासी के पास भी वही शर्ट है, क्योंकि आमदनी का लेवल सबका बराबर, काम अलग है। एक नाई भी दिन भर में 50,000 कमा ले रहा है बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन करके लोगों का, जी और आप एक प्रोफेसर होकर भी दिन में उतना नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप जिस ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं सेम ब्रांड का कपड़ा वो नाई भी पहन सकता है, वो सब्जी वाला भी पहन सकता है, वो नारियल पानी बेचने वाला, क्योंकि उसकी दिन भर की आमदनी आपसे बहुत कई गुना ज़्यादा है। लेकिन उसको अपने काम पे विश्वास, उसको पता है कि दिन भर नारियल बेच करके और बिना अच्छे कपड़े पहने वो आपसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। जी इसी तरह से जिस इकॉनमी पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कल्चरल इकॉनमी या टेम्पल इकॉनमी या हमारी जो धार्मिक अर्थव्यवस्था, इन्हीं चीज़ों पे है। हमारी जो माइक्रो इकॉनमी है वो एक इस भारतवर्ष के जो हिंदू समाज के हाथ से खिसक चुकी है। सुबह की शुरुआत दूध बेचने से लेकर के हमारी शुरू होती है। आप दूध खरीदने किनके पास जाते हैं?
नारियल पानी खरीदने किनके पास जाते हैं, सब्जी खरीदने किनके पास जाते हैं, बाल कटवाने किनके पास जाते हैं, सारे धार्मिक क्षेत्रों पे रुकने ठहरने आवासीय की सारी व्यवस्था किनके हाथों में है, किसी भी धार्मिक शहर में डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स किनके हाथों में है। आप मेट्रो सिटीज में रह करके लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं और घर सजाने का काम किनको देते हैं। ये सब सोचने के विषय हैं, ये सारे चिंतनीय विषय हैं। आपकी इकोनॉमी, आपकी हार्ड अर्न मनी, 80% आमदनी किनके हाथों में किसी न किसी माध्यम से जाती है। क्या अभी किसकी कोई चिंता होती है? इस पूरे कुंभ में इस बात की कहीं चिंता है? जी ये जो समाज जो सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, वर्गों में बंट करके अलग अलग परसेंटेज कोटा की लड़ाई लड़ लड़ करके, ये जो समाज जो बेरोजगारी के लिए सरकार को कोस रहा है, वो इस लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के किसी भी आयाम में खुद को कहीं खड़ा पा रहा है? उसको हीन भावना है, उसको सब्जी का दुकान चलाने में हीन भावना है, उसको फल बेचने में हीन भावना है, उसको दूध बेचने में हीन भावना है। आज पूरे भारतवर्ष में सबसे कमी अगर कुछ हुई है तो डेयरी की, असली दूध की। खाने का एडल्ट्रेशन, समाज के हर सेक्टर में खाने का एडल्ट्रेशन। सैटरडे संडे को बाहर खाने का चलन टियर 2 टियर 3 सिटी में आ चुका है। अब ये बात सिर्फ मेट्रो सिटीज की नहीं रह गई कि शाम को सैटरडे संडे खाना नहीं बनेगा। जो खाना हम खाना बाहर जा रहे हैं उसमें क्या मिला रहे हैं लोग, कौन सा खाना दे रहे हैं? 500 रुपये दो अगर प्राणी बाहर खाना खाने गए, 500-600 रुपये खर्च करके या 1000-1200 अच्छे रेस्टोरेंट में खर्च करके वो क्या खा के आ रहे हैं, और खाने के बाद शरीर पे क्या ला रहे हैं? आज की लड़की या लड़के जिस उम्र में शादियां कर रहे हैं, उसके बाद वंश चलाने में उनकी शारीरिक क्षमताएं किस हद तक खराब हो चुकी हैं, उसके बाद के जितने विकार के लिए डॉक्टर लोग बैठे हैं उगाही करने के लिए, वो आपके सामने है। चाहे वो डिलीवरी का हो, चाहे सेक्सुअलिटी को लेकर के हो, या और भी सारे कारणों को लेकर के हो, इसकी चर्चा यहाँ हो रही है। जी आखिर समाज के लोग, समाज के विद्वज्जन, समाज के प्राणी ऐसे अवसर पर इन चीज़ों की चिंता नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जी इन्हीं चीज़ों के लिए कुंभ है। ये वैचारिक, ये विचार करने के लिए, चिंतन के लिए, आत्मबोध के लिए ये सारे अवसर हैं। पूरे समाज जो बिन बुलाए यहाँ पर एक पत्रा देख करके चला आया हुआ है, जिसका कोई आमंत्रण निमंत्रण नहीं है, वो इस चिंतन के लिए आना चाहिए उसे। और अगर किसी कारण से नहीं आया है तो समाज के वो लोग जो ये प्रयोजन उनको बता सकते हैं, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है जी कि वो ये बताएं कि आपका आने का निमित्त सिर्फ स्नान नहीं है। जिस तरफ से हमारी चाहे वो डाइवोर्स के केसेस हों, चाहे फैमिली डिस्प्यूट के केसेस हों, चाहे वो इरिटेशन के केसेस हों आपसी, चाहे बच्चों के उनके मन में जो भी विकार हैं, या उनको ओवरबर्डन करके जो भी एक कट थ्रोट कंपटीशन बच्चों में डाल दिया गया है कि 7 साल का बच्चा वो म्यूजिक भी सीख ले, वो डांसिंग भी सीख ले, वो परफॉर्मिंग भी करने लग जाए, वो घर में कोई गेस्ट आया है तो उसको पोएट्री भी धड़ाधड़ सुनाना शुरू कर दे, और क्लासेस में उसके मार्क्स 90 के नीचे ना, आखिर 90 नंबर ला करके वो करेगा क्या? जी कितने 90 नंबर पाने वाले लोग समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो 90 नंबर ला ला के जीवन आगे बढ़ गए? वो क्या कर रहे हैं? वो 10 से 6 की ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं, अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। वो मेट्रोज में टाई बांध करके चलते हैं, उनको महीने के अंत में 10,000 भी घर भेजने के उनके पास नहीं होता है। जी वेल सूटेड बूटेड लड़के मेट्रो सिटीज के घर में 10,000 भी नहीं भेज पाते हैं। सारी जिंदगी क्रेडिट और ईएमआई पे चल रही है। बिल्कुल सही बात। किसको दिखाने के लिए आप काम कर रहे हैं? आखिर किसको दिखाना चाहते हैं? शादियों को लेकर के जितनी भी खर्चे होते, चाहे प्री वेडिंग के खर्चे या शादी में दिखावटी खर्चे या पार्टियों के खर्चे, किसको दिखाने के लिए करते हैं? लोन लेकर के शादियां करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आज तो लड़के की शादी में भी लड़के से ज्यादा खर्च होने लगा। किसको दिखाने के लिए करते हैं? आखिर आपके यहाँ अच्छे से अच्छा व्यंजन खा के जाने वाला आदमी आपको कितने दिन तक याद करेगा? और बहुत अच्छा खा के जाएगा तो ये जरूर बोल के जाएगा फर्जी कमाई है इसके पास। जी तो अपने आप को फर्जी कमाई कमाने वाला बताने के लिए आप इतना बड़ा आयोजन क्यों करते हैं? और आप परिवार के आयोजनों में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते। आप इतना वृहद आयोजन कर देते हैं कि बस लोगों से मिलने में व्यस्त हो जाते हैं, और आप ये ढूंढते रहते हैं कौन सा अमुक व्यक्ति, कौन सा बड़ा आदमी मेरे यहाँ आया, कौन नहीं आया। फिर उसकी शिकायत सारा दिन करते रहते हैं। क्यों करते हैं? जितने भी घरेलू आयोजन होते हैं नितांत पारिवारिक होते हैं, जो आपसी एंजॉय के लिए होते हैं। आपको कोई आयोजन समाज के लिए करना है, उसके और भी निमित्त है। ऐसे ही समाज के वो सारे विषय, चाहे वो मृत्यु भोज या और भी ऐसे सारे विषय हैं, क्यों इतना बड़ा आयोजन? आज के डेट में अगर 13वीं या वर्ष की भी होती है, वो भी एक सोशल आडंबर बन चुका है। जी क्यों? इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? कुंभ जैसे अवसर हैं जो इन विषय पे भी मार्गदर्शन देंगे। ये आज कंपल्सन क्यों बन गया है कि हमें ये करना ही है? जी
या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है तो किसी ऐसे पंडित से ही कराना है जो दक्षिणा तय करके कराएगा। आप क्यों नहीं कर सकते? उसको आप स्वयं क्यों नहीं कर सकते? आपको मंत्र नहीं आते, बहुत सारे प्रावधान है जो बिना मंत्रों के भी आपकी भावना से, धारणा से हो सकते हैं। बिल्कुल। बाद में वो करा करके जाए और बाद में आप उसकी अवहेलना और उलाहना उसकी समाज में हर जगह जाकर करें, उससे बेहतर आप स्वयं कर लें। बिल्कुल। कहीं ये लिखा थोड़ी ना है कि वही कराएगा। ऐसे ही समाज में बहुत सारे विघटन के जो आजकल नए नए तरीके आ चुके हैं, अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोगों को नया नया आइकॉन बना करके, जो खुद को सेग्रीगेट करके एक नया जमात खड़ा करने का जो चलन है, उसके बारे में डिस्कशन कहाँ पे होगा? कुंभ में होगा। बिल्कुल। जो जो जातियां और उपजातियां जो तमाम जातियों में बटे हुए हैं, वो भी आपस में एक एक आइकॉन को लेकर के अलग अलग स्तंभ खड़ा करते जा रहे हैं। इनके बारे में चर्चा कौन करेगा? आखिर उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है या समाज को कोई नया पथ प्रदर्शन देना है? ऐसा तो कहीं भी नहीं दिख रहा। सब थोड़े समय बाद कहीं जाकर के राजनीति में फिर इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और जाकर के आपस में मिलकर सब सिर्फ वही बातें करते हैं जो बाकी सब पहले से करते आ रहे हैं। जी। तो इन नए आयोजनों का, इन नए अखाड़ों का, नए किसी और एजेंडे का, नए किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या प्रयोजन है? आखिर इसकी चर्चा कहाँ पे होगी? जी। कुंभ जहाँ पे लाखों करोड़ों भारतीय बिन बुलाए चले आ रहे हैं, ये यही तो अवसर है बात करने का। यही तो वो समय है जहाँ इस बारे में बात की जाए और उनको सही बातें बताई जाए, ताकि जब लौट करके फिर से समाज में उसी रास्ते में जाएं, उसी भाग दौड़ में शामिल हों, तो कुछ सीख करके जाएं। इन्हीं सब कारणों से इंडिया थिंक काउंसिल कला कुंभ में वैचारिक संवाद करने के लिए बैठी है। बिल्कुल सर, सब बातें एकदम ठीक है सर। एक चीज़ और सर, इसी में रोजगार की बात हो रही थी। सब एक तरीके के रोजगार नहीं पा सकते हैं। बाई चॉइस हमने चूज किया, हम जॉब नहीं करेंगे, आपने चूज किया, आप जॉब नहीं करेंगे, ऐसे कई लोग होंगे। कई लोगों का ऐसा भी होगा कि बाई चॉइस वो चाहते हों कि हम इस जॉब में जाएं। एकदम ठीक बात ये भी है। तो सर, अगर सरकार के किसी भी ऐसे नियम कानून या किसी भी ऐसी वैकेंसी में अगर वो अप्लाई करते हैं, जाते हैं, तमाम ऐसी खबरें आती हैं, तमाम ऐसी सूचनाएं आती हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं परीक्षा रद्द कर दी जाती है। इस बारे में हम लोगों ने कई बार जी चिंतन किया। सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप का जुड़ाव भी, आपकी संस्था का भी जुड़ाव भी सरकार से है, सरकार की संस्था। तो मतलब इस पे सरकार से संबंधित अपने जवाब सर बताइए थोड़ा सरकार हमें। की संबद्धता के साथ हम जी। कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर हम गवर्नेंस पे काम करते हैं और हम ये क्लेम करते हैं कि हम सामाजिक विषयों पर शोध और चिंतन करते हैं, जी, तो तो ये भी एक निश्चित तौर विषय पे है। हमारा एक मत हो सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक पेपर लीक करने की बात है, ये प्रशासनिक विषय है। प्रशासन के लोग क्यों नियंत्रण नहीं कर पाते, मैं इसके दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी सिफारिशें आती हैं। जितने भी मेरे संपर्क हैं, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, कभी भी कोई वैकेंसी होती है, मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हो जाती है। जी। आपका वहाँ कोई जुगाड़ है क्या? आप जी। उनको बोल सकते हैं क्या? समाज के किसी न किसी माध्यम से मेरे काम करने की वजह से अगर कहीं भी मेरे संपर्क हैं, कोई भी वैकेंसी विश्वविद्यालय से लेकर के सरकारी नौकरी तक, मेरे पास प्रभावशाली लोगों को या उन छोटे लोगों को जिनके घर में इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो घूस दे सकते हों, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्रोत से या कहीं चलन में चल पड़ता है कि इतना पैसा देने से इतना कहीं हो जाता है, वो किसी न किसी माध्यम से मेरे पास आते हैं। मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं तब सोचता हूँ जब ये मेरे पास आ सकते हैं, ऐसे ही लोग पेपर लीक कराने वालों के पास भी जाते होंगे। बिल्कुल। वो पेपर लीक कराने वाले कहीं बाहर से नहीं आते, वो हमारे आपके बीच, हम ही आप में से कोई एक होता है। जब किसी को इतना प्रलोभन मिल जाता है कि अगर आप इतना दे करके अगर ये पेपर पहले से आ सकता हो, तो हर आदमी को पैसे की आवश्यकता है। तो पहली शुरुआत यहाँ से होती है, पहला पैसा देता कौन है? जैसे दूध वाला जब टैक्सेशन की बात करता है, समाज में या सरकार को निकम्मा घोषित करता है, तो वो अपने आप में क्यों नहीं देखता कि पानी मिला के बेचना उसने शुरू किया है? या समाज में जो फूड एडल्ट्रेशन चल रहा है, उसी तेल को बार बार रिसाइकिल करके यूज कर, रिसाइकिल भी नहीं कर, उसी तेल को बार बार यूज करके पकौड़ी और चाय और इन सब चीज़ों को, चाय पत्ती को बार बार यूज करके जो चाय बेच रहा है, वो अगर समाज पे, सरकार पे बार बार क्वेश्चन उठा रहा है, तो ये क्यों नहीं सोच रहा वो क्या कर रहा है? जी। तो पेपर लीक कराने वाला कहीं बाहर से नहीं आता। ये पैसों का आफत जैसे हमारे पास आता है, ऐसे ही वहाँ भी जाता होगा। समाज को खुद से शुरू करना होता है। अगर हर समाज का ये आदमी ये ठान ले कि हमारे बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसके कोई दूसरे आयाम होंगे। क्या जितने भी लोग, चाहे जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज भारतीय बन के बैठे हुए हैं, क्या ऐसे ही घूस या पेपर लीक करा के बैठे हुए हैं? चाहते तो वो भी बहुत दिन तक संघर्ष करते, वो भी चक्का जाम करते, सड़क जाम करते, सरकार से लड़ते और सरकारी नौकरी कोर्ट से बहाल होकर के वो ज्वाइन करते। जैसे आप जरा मुझे बताइए, कितने शिक्षा मित्र पढ़े लिखे हैं जो पढ़ाने लायक हैं? जी। कितने ऐसे अध्यापक हैं जो सच में पढ़ाते हैं और राजनीति नहीं करते? प्राइमरी के बहुत सारे अध्यापक सिर्फ राजनीति करते हैं।
कितने ऐसे विश्वविद्यालय के पूरे कोविड काल में कितने विश्वविद्यालय के ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाई हो बच्चों के लिए और उन्होंने तनख्वाह ना ली हो? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसा कोई डेटा दे सकती है कि पूरे कोविड काल में सिर्फ प्रोफेसरों ने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए हो? नहीं लिया ना। अपने कर्तव्य के प्रति कोई जिम्मेदार है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे सरकारी प्रतिष्ठानों में मैं सरकार के मंच पर ही बैठा हूँ। अधिकतम चाहे किसी भी राज्य में चले जाइए, सरकारी अफसर में जो आउटसोर्स क्लर्क हैं या आउटसोर्स कंसल्टेंट्स हैं, वो क्यों आउटसोर्स करने पड़ रहे हैं? आपके पास सेलेक्टेड हुए, आप जिसकी बात करें कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो जो वो सौभाग्यशाली हैं जिनका सिलेक्शन हुआ पड़ा है, वो क्या काम कर रहे हैं? कंसल्टेंट की जरूरत क्यों है? आपको बाहर से एडहॉक पे या अन्य माध्यमों से लोगों को वर्कफोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? वो लोग जो पहले से बैठे हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं, उनको करना चाहिए था ना। बाहरी कंसल्टेंट की जरूरत क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके स्टाफ में वो कैपेसिटी नहीं है या वो डिलीवरी वो नहीं दे रहे हैं जो आपको बाहर से लेनी पड़ रही है। और बाहर वाला कर क्यों रहा है? ऐसे ही बहुत सारे अवसर भी बाहर के लोगों के लिए, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, अगर आपके पास हुनर है, अगर आप खुद में बहुत तैयार हैं, तो आप अपनी सेवाएं वैसे भी दे सकते हैं। लेकिन ये शुरुआत समाज ही करता है, पैसे देने की बात, किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेने की बात, क्योंकि उनका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अगर 20 लाख दे करके आज नौकरी मिल सकती है, 3-4 साल में ये अदा हो जाएगा और फिर मैं बैठ करके खाऊंगा। क्योंकि समाज में एक दूसरी जो मान्यता है कि इस सरकारी नौकरी पाने से एक अच्छी शादी होगी, एक अच्छा दहेज मिलेगा, एक अच्छा परिवार मिलेगा। शुरुआत समाज से होती है। बिल्कुल इसको अगर शिकायत भी हम कर रहे हैं तो इसको पैदा करने वाले भी हम ही लोग हैं। बिल्कुल सर। ढेर सारे वार्तालाप रहें, कुंभ पे रहें, कुंभ के वास्तविक आयोजनों पे रहें, कुंभ में होना क्या चाहिए, इस पे ढेर सारी बात रही, क्योंकि नाम है इंडिया थिंक काउंसिल। हमारे साथ निदेशक इंडिया थिंक काउंसिल के सौरभ पांडे जी थे। अच्छी बातचीत रही, युवाओं पे रही। हम मिलते रहेंगे और आपको मिलवाते रहेंगे ऐसी तमाम लोगों से जो आपको कुंभ के बारे में बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेडलाइन मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।